हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे दृष्टि द विजन आईएएस की बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट आई हुई है। 15 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है। आज मैं पहला प्रैक्टिस सेट आप सभी के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। ये प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा मेंस के लिए, बीपीएससी के लिए, बीपीएससी सर्टिफिकेट के लिए तो ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है। और बीपीएससी की जो सीडीपीओ की एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 150 प्रश्न, ये अभी जो अब पहले मैं 5 श्रृंखला जो शुरू करूँगा। सबसे पहले 150 प्रश्न हिस्ट्री के दिए गए हैं। इसके बाद 150 जो प्रश्न है, 150 प्रश्न ज्योग्राफी से, 150 प्रश्न इकोनॉमी और 150 प्रश्न पॉलिटी और 150 प्रश्न साइंस से। इसके बाद वाले सीरीज में पाँच सेटों का तीन सीरीज आई हुई है। आज हम पहला सीरीज बात करेंगे। पहली सीरीज में 150 प्रश्न का श्रृंखला है जो कि पूरी तरह से हिस्ट्री के प्रश्न है। तो आइए हम लोग समय को न लेते हुए शुरू करते हैं और आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ ये प्रयास कैसा लग रहा है। तो ये प्रैक्टिस सेट है, ये पूरी तरह से जनरल स्टडी की प्रैक्टिस सेट है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, हम लोग आराम से प्रेम से इस प्रश्न को देखते जाएंगे, इसका आंसर करते जाएंगे और आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था। तो ऋग्वेद में बिहार को कीकट शब्द से प्रयोग किया जाता है। अभी मैं आपको बता दूं कि महेश कुमार बर्नवाल की जो पुस्तक है बिहार स्पेशल, उस पुस्तक का भी मैंने कवर करने का प्रयास किया है। सेकंड नंबर का जो वीडियो आपके पास लिए आएगा उसका पहला प्रश्न ही ये आपको मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, ये जो प्रश्न है 2 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्राचीन शासक ने एकराट की उपाधि धारण की। तो एकराट की जो उपाधि धारण करने वाले जो शासक थे ये आपका महापद्म नंद, ये नंद वंश से संबंधित थे। ठीक है, महापद्म नंद नंद वंश से संबंधित थे जिन्होंने एकराट की उपाधि धारण की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3, गुप्तकालीन सिक्के बिहार के किस स्थान पे पाए गए थे। तो गुप्त काल के जो सिक्के थे बिहार के हाजीपुर नामक स्थान से प्राप्त हुए थे जो कि वैशाली जिला में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय का संबंध किस वंश से है। तो मेदिनी राय का जो संबंध है ये कर्नाट वंश से है। कर्नाट वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बिहार की जो हिस्ट्री, जब हम लोग महेश कुमार बर्नवाल की पुस्तक पढ़ रहे होंगे उस समय कर्नाट वंश के बारे में पढ़ेंगे कि कर्नाट वंश के जो संस्थापक थे नान्यदेव थे। ठीक है, और मेदिनी राय का भी संबंध कर्नाट वंश से ही था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 नंबर देखते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है जो कि बिहार में ही है। तो इसके संस्थापक धर्मपाल हैं जो कि जिनका संबंध किस वंश से है, तो पाल वंश से है। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि बिहार पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, यानी कि बिहार पे सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किसने किया। तो सबसे पहले बख्तियार खिलजी के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का यह सेनापति था बख्तियार खिलजी। इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाया था और इसके ही नाम पे बख्तियारपुर नामक शहर भी बताया गया है। तो बख्तियार खिलजी नामक प्रथम मुस्लिम जो कि बिहार पे आक्रमण किया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं कि नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिली थी। तो ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न है। तो नर्तकी की जो मूर्ति है, छोटी सी कांस्य मूर्ति, ये आपको मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो को और क्या कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध रचना मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखी गई है। तो मृच्छकटिकम जो ये पुस्तक है ये आपको शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9 नंबर, कुम्हार के चाक का आविष्कार निम्नलिखित में से किस काल में हुआ था। तो कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं उस चाक का जो आविष्कार है ये किस काल में हुआ था। तो आपको बता दें कि 3 चीज़ें हैं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। चक्का का जो आविष्कार हुआ था ये नवपाषाण काल में है। आपको बता दें कि नया युग आता है तो गाड़ी बनती है
और गाड़ी बनती है तो उसमें चक्का लगता है। तो कुम्हार वाला भी जो चाक का आविष्कार हुआ ये नवपाषाण काल में, और पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 10 नंबर, आयुर्वेद की सबसे पहली दर्ज संहिता कौन है? तो आयुर्वेद की जो सबसे पहली दर्ज पुस्तक के रूप में जानते हैं ये चरक संहिता है। चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये चरक के द्वारा ही लिखी गई थी। ठीक है, ये आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ है। मीनाक्षी सुदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। तो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये पांडव शासक के द्वारा कराया गया था। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, और पांड्य वंश के राजा के द्वारा इसकी स्थापना कराई गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में नागार्जुन गुहालेख पाए गए हैं? तो नागार्जुन गुहालेख यानी कि गुफा में लिखी गई लेख जो है कहाँ से पाई गई है? तो ये बिहार में ही पाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो देखिए 4 बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। सबसे पहले राजगीर, तब वैशाली, तब तीसरा नंबर का जो बौद्ध संगति हुआ था ये पटना में हुआ था। ठीक है, अशोक के शासनकाल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहले आक्रमण किया था? तो भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहले जो आक्रमणकारी थे ये यूनानी थे। ठीक है, यूनानी आक्रमणकारी सबसे पहले भारत में आक्रमण करने का प्रयास किया था। अष्टध्यायी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अष्टध्यायी पुस्तक पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। ये संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक थी। ठीक है, अष्टध्यायी पुस्तक पाणिनि के द्वारा लिखी गई है जो कि संस्कृत व्याकरण से संबंधित पुस्तक है। कैवल्य पद निम्नलिखित में से किस धर्म संप्रदाय से संबंधित है? तो कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त होने के बाद उस व्यक्ति को कैवल्य बोला जाता है। ठीक है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हो गई थी तो उनको कैवल्य कहा जाता था। तो कैवल्य पद की जो पद है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे अवस्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है आपको सिंधु नदी के तट पे अवस्थित है, और कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली थी यहाँ से। मोहनजोदड़ो को और क्या कहा जाता है? तो मृतकों का टीला कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, भीमबेटका शैल भारत के किस राज्य में है? तो भीमबेटका जो गुफा है ये मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 19, किस शिलालेख में पहली बार अशोक का नाम का उल्लेख मिलता है? तो जैसे अशोक के बहुत सारे शिलालेख हैं, तो अशोक का जो मास्की अभिलेख है उसमें अशोक का नाम पहली बार अशोक मिलता है। ठीक है, पहली बार अशोक के नाम का उल्लेख होता है। तो अशोक के नाम का सबसे पहला उल्लेख मास्की अभिलेख में मिलता है। अग्नि का सर्वप्रथम उपयोग का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो अग्नि का सबसे पहला प्रमाण जो है आपको अग्नि का जो पहला प्रमाण है नवपाषाण युग में हुआ था। ठीक है, और आग का जो आविष्कार है ना, ये आविष्कार पूरा पाषाण काल में हो चुका था, लेकिन उपयोग के लिए हम लोग जान सकते हैं कि नवपाषाण काल में पूरी तरह से इसका उपयोग होने लगा था। आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म ने यहाँ देखते हैं कि जैन धर्म में यह माना जाता है कि जगत सार्वभौमिक द्वारा सृजित किया जाता है, सृजित और चलायमान है। तो जैन धर्म मानता है कि जगत सार्वभौमिक के द्वारा चलाया जा सकता है। तो सार्वभौमिक नियम यानी कि ये दुनिया अनवरत चलती रहती है, सार्वभौमिक नियमों के द्वारा ये सृजित और चलायमान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि भारत में शतरंज खेल की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो शतरंज खेल की जो उत्पत्ति है गुप्त काल में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर भारत पर जो आक्रमण है 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर भारत पे आक्रमण किया था। उस समय भारत का जो शासक था धनानंद था। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हैंग सांग भारत आया था? तो हैंग सांग जो है ये चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत पधारा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 3 सिर वाली
महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा किस स्थान पे अवस्थित है? तो 3 सील वाली जो महेश की मूर्ति है, जो महेश की प्रतिमा है, ये कहाँ पे है? तो महेश बदले तो शंकर भगवान को महेश कहा जाता है। तो ये एलिफेंट है जो कि महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र में इनकी प्रतिमा मिलती है। मौर्य साम्राज्य के प्रांत अवंती पद की राजधानी कहाँ है? तो मौर्य साम्राज्य की जो मतलब कि एक प्रांत थी अवंती, तो अवंती की राजधानी है जो उज्जैन, जो कि उज्जैन आज मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर सही कालानुक्रम है, यानी कि सही इस सीक्वेंस में कौन सी मंदिर को सजाया गया है? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि तटीय मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, मोटेरा मंदिर और कामाख्या मंदिर, ये सीक्वेंस किस तरह से सजाई गई है हम लोग देख सकते हैं कि तटीय मंदिर और सही माने जो क्रमवार सजाया गया है, यानी कि कब कौन सी मंदिर बनाई गई। ठीक है, तो तटीय मंदिर, लक्ष्मण मंदिर गुप्त काल में बनाई गई थी, मोटेरा सूर्य मंदिर गुजरात में है और कामाख्या मंदिर जो कि ये आपको गुवाहाटी जो कि असम में पड़ता है। ठीक है, तो लक्ष्मण मंदिर गुप्त काल में बनाई गई थी, मोटेरा सूर्य मंदिर गुजरात में अवस्थित है और कामाख्या मंदिर ये इधर आधुनिक भारत बाद में बनाई गई मंदिर है। और तो ये ही सीक्वेंस जो पूरी तरह से ये सही हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मत विलास प्रहसन के रचयिता कौन है? तो मत विलास प्रहसन के रचयिता जो है महेंद्र बर्मन प्रथम है, जो कि एक पुस्तक की महेंद्र बर्मन प्रथम के द्वारा ही मत विलास प्रहसन पुस्तक लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 29, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है? तो तमिल साहित्य का जो जनक है ये अगस्त्य ऋषि को माना जाता है। ठीक है, अगस्त्य ऋषि के बारे में रामायण में लिखा गया है कि अपने गंगा नदी को उत्तर भारत से दक्षिण भारत में कमंडल में भर के ले गए थे। ठीक है ना, तो अगस्त्य ऋषि के बारे में ये एक और विवाद मतलब कि रामायण में देखने को मिलता है। तो तमिल साहित्य के जनक अगस्त्य ऋषि को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्व स्थल कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो पूर्व की स्थल है आलमगीरपुर कहाँ पे है? तो ये यूपी में है। यूपी में मेरठ नामक स्थान पे सबसे पूर्वी स्थल है। दक्षिणी स्थल दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है और उत्तरी स्थल कहाँ पे है? तो ये माता जो कि जम्मू कश्मीर में है और पश्चिमी स्थल बलूचिस्तान प्रांत में है। दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो सबसे कम अवधि तक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत खिलजी वंश का शासक था। ठीक है, खिलजी वंश के जो संस्थापक थे खिलजी खां के रूप में हम लोग जानते हैं और सबसे ज़्यादा दिन तक शासक तुगलक वंश के द्वारा किया गया था। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के उल्लेख यवन प्रिय कहा जाता था काली मिर्च को। देखिए काली मिर्च यवन मतलब काली मिर्च इतनी ही इम्पोर्टेंट हो गई थी उस समय के लिए कि काली मिर्च के व्यापार करने के लिए ही अलग अलग देशों से लोग आते थे। और काली मिर्च यवन मतलब मसाला होता है, तो मसालों में जो प्रिय होगा उसी को यवन प्रिय कहा जाता था। तो काली मिर्च को यवन प्रिय से संबोधित किया जाता था। दारा सिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी थे? तो दारा सिकोह आखिर कौन था? तो दारा सिकोह शाहजहाँ का पुत्र था और ये कादरी सिलसिले से संबंधित जो सूफी संप्रदाय था, कादरी सूफी संप्रदाय, जिसे चिश्ती संप्रदाय, तो मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दारा सिकोह का संबंध कादरी सिलसिले से था। दारा सिकोह जो कि शाहजहाँ का पुत्र था। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? तो तालीकोटा का युद्ध जो किसके बीच में लड़ा गया था? तो तालीकोटा का जो युद्ध है ये आपको विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य वही हरियर और बुक्का वाले, और दक्कन साम्राज्य जो कि मध्य प्रदेश के बीच में दक्कन जो प्लेटू है वहाँ के लोगों के बीच में ये लड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो अभी विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग बात किए थे। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं आगे। मुगल सम्राट जिन्होंने अपने साम्राज्य में तंबाकू का उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था, तो तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन था? तो ये जहांगीर था।
ठीक है। तंबाकू पे प्रतिबंध लगा दिया था। निम्नलिखित में से भक्ति संतों का जन्म सही कालानुक्रम, तो भक्ति आंदोलन के कुछ संत हैं उनके बारे में सीक्वेंस में सजाना है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले रामानुज, तब गुरु नानक, तब चैतन्य, तब मीराबाई। मीराबाई तो आधुनिक युग की है, चैतन्य जिनका संबंध बंगाल से है, गुरु नानक जो कि सिख धर्म के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, और रामानुजाचार्य जिनकी अभी सबसे 216 फीट ऊंची प्रतिमा हैदराबाद में लगा है, जो कि प्रधानमंत्री दी के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया। तो रामानुजाचार्य सबसे पहले थे, उसके बाद गुरु नानक जी आए। गुरु नानक जी का जन्म 1469 में हुआ है, चैतन्य, और इसके बाद मीराबाई आती है। ठीक है, इन चारों का सीक्वेंस आप लोग याद रख सकते हैं। गुप्तकालीन साहित्य कृति नीति सार के रचनाकार कौन थे? तो गुप्त काल के जो कृति है, जो पुस्तकें हैं, वो नीति सार नामक की पुस्तक ये किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये कामंदक के द्वारा लिखी गई है। तो नीति सार नामक पुस्तक किनके द्वारा? ये कामंदक के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुआ था? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में लड़ी गई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में तोपों का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो भारत में तोप का सबसे पहला प्रयोग ये बाबर के द्वारा किया गया था, और इसी तोप के प्रयोग के करने के कारण बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध जीत चुका था। प्रशासनिक प्रणाली में मनसबदारी मुगल साम्राज्य में किसने शुरू की? तो मनसबदारी जो प्रथा है ये अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मनसबदारी प्रथा। तो मनसबदारी प्रथा जो कि अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं कि घोड़े के नाल की आकृति का मेहराब पहली बार कहाँ प्रयोग किया गया था? तो घोड़े के आकार का जो मेहराब है अलाई दरवाज़ा में प्रयोग किया गया था। ठीक है, घोड़े के आकार का मेहराब जो है ये पहली बार कहाँ प्रयोग किया गया था? तो ये अलाई दरवाज़ा में प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्वेश्चन, कौन सा मुगल साम्राज्य उसकी कब्र का स्थान सही नहीं है? तो जहांगीर का कौन सा मुगल साम्राज्य का ठीक है कब्र जो है उस स्थान पे नहीं है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार दी गई है। तो जहांगीर का जो मकबरा, बाबर का मकबरा काबुल में है, सही है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। जहांगीर का मकबरा दिल्ली में है, आगरा में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना की? तो दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने कव्वाली का जनक माना जाता है? तो कव्वाली जो एक गायन शैली है, एक गाने की शैली है, जिसकी शुरुआत किसे माना जाता है? तो इसकी शुरुआत जो है अमीर खुसरो को माना जाता है, और तबला के जो तबला के आविष्कारक के रूप में भी अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो 8 राजाओं के दरबार में रह चुके थे। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था, जो कि बिहार दरोगा में पूछा हुआ था। ठीक है। अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत किसने की? देखिए, अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज 2 शब्द आते हैं। तो अष्टदिग्गज जो थे 8 तेलुगु कवि के रूप में जाने जाते हैं, जो कि कृष्णदेव राय के दरबार में सुशोभित करते थे। और अष्टप्रधान जो कि प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित थे, जो कि शिवाजी के शासनकाल में 8 लोग थे जो कि प्रशासन को देखने का काम करते थे। ठीक है। सखी ग्रंथ, अनुराग सागर और बीजक। तो बीजक जो है ये कबीरदास की पुस्तक है, और अनुराग सागर और सखी ग्रंथ ये तीनों पुस्तक जो है ये कबीरदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन त्रिपक्षीय संघर्ष में भागीदार नहीं था? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये तीनों त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया करते थे। लेकिन चोल वंश जो ये त्रिपक्षीय मतलब 3 लोगों के बीच का संघर्ष, तो पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश ये तीनों लोग ये मध्यकाल के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया करते थे, भागीदार थे। लेकिन चोल वंश इसमें भागीदार नहीं था। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहले 1857 की विद्रोह शुरू हुई? तो बिहार में 1857 की विद्रोह कहाँ से शुरू हुई? तो ये रोहिणी से शुरू हुई। रोहिणी आज जो है रोहिणी ये आपको देवघर में पड़ता है, जहाँ पे बाबा धाम यानी कि भगवान भोलेनाथ की जो मूर्ति है बाबा धाम में हम लोग जल चढ़ाने जाते हैं, वहीं पे रोहिणी नामक स्थान है। वो बिहार और झारखंड पहले एक ही में हुआ करता था, वहीं से ये सबसे पहले बिगुल फुकाया और 1857 की विद्रोह वहीं से शुरू हुई थी। ठीक है, अब ये जगह झारखंड में चल गई है, लेकिन उस समय बिहार में ही थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? चौसा का युद्ध 1539 में हुई थी, यही गलत होगा। हल्दी घाटा का युद्ध 1576, तालिकटो का युद्ध 1565 और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761। तो चौसा का युद्ध जो है 1539 में हुआ था, जो कि यहाँ पे गलत है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी नाम का उपयोग करता था? तो गुलरुखी नाम का जो मतलब कि ये कविता लिखा करता था, ये आपको सिकंदर लोदी के द्वारा लिखा जाता था। ठीक है ना, गुलरुखी नाम उपनाम का एक कविता लिखता था, कहानी छोटी छोटी सी कविता लिखता था, ये सिकंदर लोदी, जो कि ऑप्शन नंबर ई होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर हम लोग देखते हैं 52। निम्नलिखित में से किसने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कोल्हुआ में एक सिंह स्तंभ का निर्माण कराया? तो मुजफ्फरपुर जिले के कोल्हुआ नामक स्थान पे सिंह स्तंभ का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था, क्योंकि बहुत सारा सिंह स्तंभ अशोक के द्वारा ही लगाया गया था। तो ये कोल्हुआ नामक स्थान पे भी अशोक के द्वारा ही ये सिंह स्तंभ बनाया गया था। इन आंदोलन विद्रोहियों को सही कालानुक्रम सजाएं। तो जितने भी अभी विद्रोह हुए थे उनके बारे में सीक्वेंस में सजाना है। तो ये सभी ये थोड़ा सा यहाँ ऑप्शन इसका नीचे वाले ऑप्शन हम लोग मार सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, नोनिया विद्रोह, भूमिज विद्रोह, लोटा विद्रोह। नोनिया विद्रोह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था, जो कि नोनिया एक जाति होती है और उन लोगों के द्वारा मिट्टी के कटाव से संबंधित है। भूमिज विद्रोह, लोटा विद्रोह भी मुजफ्फरपुर में हुआ था। ये लोटा विद्रोह का कहानी थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। पहले अंग्रेजों जो लोग कैदी हुआ करते थे, जो लोग जेल में रहा करते थे, उन लोगों को तांबे का लोटा दिया जाता था और उसी लोटा से वो लोग पानी पीते थे, नहाते थे, खाना खाते थे। अंग्रेजों के द्वारा कुछ ऐसे कुछ लोग आए, वो उस लोटा को चेंज करके मिट्टी के बर्तन देने लगे और मिट्टी के बर्तन देने के बाद ये लोग बहिष्कार कर दिए और वही लोटा विद्रोह हुआ। और ताना भगत आंदोलन ये पूरी तरह से इस तरह से सीक्वेंस में सजा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले नेताओं में सम्मिलित नहीं था? तो 1857 के विद्रोह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि बिहार के आरा से वीर कुंवर सिंह, ठीक है, तो छपरा से अहमद अली खान, जगदीशपुर से हेमंत सिंह, यानी कि ये पूरी तरह से इसकी सीक्वेंस पूरी तरह से ये गलत है। ठीक है, हम लोग याद रख सकते हैं कि पटना से पीर अली और आरा से कौन थे? तो आरा से तो वीर कुंवर सिंह के नाम हम लोग जानते हैं। दो नाम याद रखिएगा बिहार से, पटना से पीर अली, जो कि पीर अली पार्क बनाई गई है पटना गांधी मैदान के पास, आप लोग देख सकते हैं, और वीर कुंवर सिंह के नाम तो हर बच्चा जानता है। आगे बढ़ते हैं। लियाकत अली खान ने किस स्थान पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया? तो लियाकत अली जो खान थे ये इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का मतलब कि बिजुल या नेतृत्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा कालीन मोहरों द्वारा चित्रित नहीं किया जाता है? तो हड़प्पा काल की जो मोहर है, सबसे पहले बता दें कि वो सिलखड़ी की बनी होती थी और मोहर पे एक श्रृंगी पशु का अंकन हुआ करता था। ठीक है, ये जितनी भी बातें दी गई है वो सभी मोहर पे चित्रित नहीं थी। मोहर पे क्या चित्रित थी? तो एक सिंगी पशु का अंकन मिलता है, एक सिंग वाला एक पशु है जिसका अंकन मिलता है। बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो बंगाल में जो दोहरी शासन प्रणाली जो शुरू की गई थी, ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए सर्वदलीय बैठक का नेतृत्व किसने किया? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार करने के लिए सर्वदलीय जो बैठक की अध्यक्षता है, ये अनुराग नारायण सिंह के द्वारा ये की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 59। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था?
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और उस समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड डॉफरिन था। आगे देखते हैं, असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण क्या था। तो असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण चौरी चौरा कांड था। और आपको बता दें कि चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुई थी और अभी 4 फरवरी 2022 को 100 वर्ष पूरा हुआ है। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी शताब्दी वर्ष पूरी हुई है। और चौरी चौरा कांड हुआ क्या था, असहयोग आंदोलन पूरी तरह से जब तेज हो चुकी थी तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो नेतृत्वकर्ता थे, जो मतलब कि लोग थे, उन लोगों पे गोली चलाई गई, उसमें 11 लोग शहीद हो गए। और उकसाई भीड़ ने, जो भी लोग भीड़ था, उस भीड़ ने क्या किया कि चौरी चौरा कांड के पास एक थाना में आग लगा दिया। 23 लोग उस थाना में जल के भस्म हो गए। और उसी के बाद महात्मा गांधी ने इस चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, डेट याद रखिएगा कि 4 फरवरी को रात की घटना है, शाम की घटना है। 5 फरवरी के दिन अखबार में छपी तो वही 5 फरवरी वाला डेट माना जाता है। 1883 में जब इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया था उस समय वायसराय कौन था। तो इल्बर्ट बिल जब प्रस्तुत किया था उस समय जो वायसराय था लॉर्ड रिपन था। ठीक है, साफाहोर आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी। तो साफाहोर आंदोलन ये 1868 में शुरू की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से 1829 ईस्वी में लगाया गया था। चोल प्रशासनिक प्रणाली में सबसे अद्वितीय विशेषता क्या थी। तो चोल वंश के बारे में, चोल वंश के जो संस्थापक थे कौन थे, विजयालाल थे। चोल वंश के बारे में ग्रामीण स्वायत्तता यानी कि जो ग्रामीण व्यवस्था थी, आज पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम लोग बात करते हैं, वो सबसे विशेष व्यवस्था थी प्रशासन की, वो गांव से चला करती थी। तो चोल साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ग्रामीण स्वायत्तता यानी कि गांव के लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता था। 1857 की विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। तो 1857 की विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी, आपको बता दें कि 10 मई से बिजुल फूका चुका था, यानी 10 मई से 1857 की विद्रोह प्रारंभ हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन व्यापार के लिए सबसे पहले आए। तो सबसे पहले आपको व्यापार के लिए पुर्तगाली आए थे, तब डच आए थे, तब अंग्रेज आए थे। तो उसी सीक्वेंस में आपको सजाना है, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। 1498 में पुर्तगाली आए थे, 1502 में डच आए, 1505 में अंग्रेज और 1500 और आपको फ्रांसीसी आपको आए थे, आपको ये 1600 के आसपास में आए थे। ठीक है, 1600, 1602, 1616 के आसपास में ये सब आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने वाली समिति के सदस्य नहीं थे। तो नेहरू रिपोर्ट जो बनाई गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा, इनमें कौन कौन से सदस्य थे और कौन नहीं थे। तो ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा इसमें सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो ये सभी सदस्य जो थे ना, ये सभी सदस्य उनमें रिपोर्ट बनाने के लिए थे और ऑप्शन नंबर ई इसकी सही आंसर हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में सीता शब्द का क्या अर्थ है। तो सीता शब्द का जो अर्थ है ना, सीता जो हल चलाया जाता था ना, तो उसी हल वाला जो भूमि है उसको सीता बोला जाता था। और मौर्य साम्राज्य में एक और बात है कि जो राजकीय भूमि होती थी, यानी कि जो भूमि राजा मतलब कि सरकार के द्वारा तय की जाती थी, राजकीय भूमि से राजस्व, जो राजस्व प्राप्त होती थी उसी को सीता कहा जाता था। और सीता का मतलब होता है कि जो हल खींचा गया, हल वाला जो रास्ता होता है ना, उसको भी हम लोग सीता बोलते हैं। क्योंकि सीता जी का जो जन्म हुआ था हल चलाने के बाद ही हुआ था। जेम्स एगन सेक्की नामक एक आयरिश व्यक्ति द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला समाचार पत्र कौन था। तो सबसे पहला जो समाचार पत्र था बंगाल गजट, जो सबसे पहला समाचार पत्र था जेम्स ए हिकी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, कहाँ का व्यक्ति था। तो ये आयरिश का व्यक्ति था। आयरिश के और कौन व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम लोग बहुत पढ़ते हैं। तो एनी बेसेंट जो थी ये भी आयरिश की महिला थी। आयरिश बोले तो आयरलैंड की महिला थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। आदि ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी,
एम.जी. रनाडे, ये भी सही है। आपको मैं बता दूं, तत्वबोधिनी समाज केशव चंद्र सेन के द्वारा शुरू की गई है। सत्यशोधक समाज ये ज्योतिबा फूले के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन गलत है। और तत्वबोधिनी समाज केशव चंद्र सेन ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया ये एम.जी. रनाडे। और आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में रामोसी कृषक जत्था, यानी रामोसी जो विद्रोह हुआ था यह महाराष्ट्र में हुआ था। रामोसी विद्रोह ये कृषि से संबंधित विद्रोह है जो कि महाराष्ट्र में हुई थी। निम्नलिखित में से किसने राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखी? तो राजतरंगिणी पुस्तक किससे संबंधित है? तो यह कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये कलहन के द्वारा लिखा गया है। राजा राम मोहन राय के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इन्हें आधुनिक भारत का जनक और बंगाल के पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल जाना जाता है। और आपको बता दें, इन्होंने मिरातुल अखबार एवं संवाद कौमुदी जैसे समाचार पत्रों का प्रकाशित किया। बिल्कुल सही है। आत्मीय सभा की स्थापना की, एकदम बिल्कुल सही है। आत्मीय सभा की जो स्थापना है 1815 में किए थे। आत्मीय सभा की जो स्थापना है ये 1815 में किए थे। आधुनिक भारत के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी दोनों समाचार पत्र इन्होंने ही लिखा था। इनकी मृत्यु हैजा से हुई थी, जो कि बिल्कुल गलत है। इनकी जो मृत्यु हुई थी ये हैजा से नहीं हुई थी। ये ऑप्शन इसका सही है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। अब इनके बारे में हम बता देते हैं कि राजा राम मोहन राय का नाम राम मोहन राय था। ठीक है, राजा राम मोहन राय का नाम राम मोहन राय था। अकबर द्वितीय इनको राजा की उपाधि थी। इसके बाद इनका नाम राजा राम मोहन राय हुआ। अकबर द्वितीय पेंशन से संबंधित काम करने के लिए इनको ब्रिटेन भेजे थे। ब्रिटेन में ही इनकी मृत्यु हो गई। ब्रिटेन में ही एक ब्रिस्टल नामक स्थान है जहाँ पे इनको दफनाया गया है और वहीं पे उनकी समाधि स्थल बनाई गई है। तो राजा राम मोहन राय का समाधि स्थल कहाँ है? तो ब्रिटेन के ब्रिस्टल नामक स्थान पे। और एक बात बता दूँ, और लॉर्ड कॉर्नवालिस जिसको नागरिक सेवा के जनक बोला जाता है, उसका एक स्टेटमेंट है कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। ये स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसकी समाधि स्थल भारत के यूपी के गाजीपुर में है। ठीक है, तो यूपी के गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस का समाधि स्थल है, कब्र है। और राजा राम मोहन राय को जो दफनाया गया, राजा राम मोहन राय का जो कब्र है, कब्र तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये हिंदू थे। राजा राम मोहन राय का जो समाधि स्थल है वो ब्रिटेन के ब्रिस्टल में है, क्योंकि ब्रिटेन गए, अकबर द्वितीय ने भेजा था और वहीं पे ये मर चुके थे। ठीक है, वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76। निम्नलिखित में से किसने मेहरौली लौह स्तंभ की स्थापना की? तो मेहरौली जो लौह स्तंभ थी जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में हुई थी, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 78। निम्नलिखित नेताओं में से किसने कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं चुनी? तो कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बनने वाले व्यक्तियों में से आपको बाल गंगाधर जो तिलक थे, ये कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। एनी बेसेंट, शंकर नायर और पी आनंद चार्लो, ये तीनों लोग कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं बने। बाल गंगाधर तिलक की एक पुस्तक है गीता रहस्य, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की? तो भारतीय सुधार संघ की जो स्थापना है केशव चंद्र सेन के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, B.R. अम्बेडकर, केशव चंद्र सेन के द्वारा ये आपको भारतीय सुधार संघ की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80। प्राचीन प्रसिद्ध व्यक्ति जीवक। तो जीवक क्या था? तो जीवक एक चिकित्सक था, यानी कि जीवक जो कि आपको बता दें, थोड़ा सा ध्यान मिस हो रहा है। जीवक चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सक थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 81। निम्नलिखित किस भारतीय नेताओं को अंग्रेजों द्वारा भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है?
तो भारतीय अशांति का जनक ये एक व्यक्ति था वैलेंटाइन सिरोल। इसके द्वारा बाल गंगाधर तिलक जी को अशांति का जनक कहा गया था। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रसिद्ध भूदान आंदोलन शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन ये विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। ठीक है, विनोबा भावे ये तेलंगाना राज्य से भूदान आंदोलन शुरू किए थे और अलग अलग देशों में जाके, पूरे भारत के अलग अलग गाँव में जाके, और जिनके पास ज़मीन नहीं था और जिन जमींदारों के पास ज़मीन था उन लोगों से थोड़ा सा ज़मीन लेके और गरीबों को ज़मीन दान देने का काम किए थे। तो विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही के रूप में जाने जाते हैं और रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो कि फिलीपींस के द्वारा दी जाती है, फिर एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, सबसे पहले विनोबा भावे को ही दिया गया था। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन है, आपको मैं बता दूं कि 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन है 1664 में किया गया था, ये आपको मैं बता दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 84। निम्नलिखित में से कौन सी घटना बुद्ध के जीवन से संबंधित है? तो जन्म कुछ संबंधित नहीं है। ज्ञानोदय यानी कि ज्ञान प्राप्त बोधगया में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। और आपको प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। मृत्यु जो कि कुशीनगर में हुआ था। जन्म आपको नेपाल के तराई में हुआ था। तो यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का जो आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों गलत है। 16 अक्टूबर 1905 को कौन सी ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। तो बंगाल विभाजन के रूप में हम लोग इसको याद करते हैं। किसके बंगाल विभाजन जब हुआ था तो उस समय गवर्नर लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वर्ष 1917 का प्रस्ताव संबंधित था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है ना, ये आपको सामाजिक सुधार से तो नहीं, संवैधानिक सुधार से संबंधित था। ये आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1917 वाला जो संबंधित है, ये संवैधानिक सुधार से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 87 देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह पहला स्वतंत्रता संग्राम था? तो विनय दामोदर सावरकर, इनकी एक पुस्तक है। उन पुस्तकों में ये बताए थे कि भारत 1857 का जो क्रांति था, ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में इन्होंने उसको चिन्हित किया था। किस मुगल बादशाह ने अपने पौत्र को बिहार का सूबेदार बनाया? यानी अपने पोता को बिहार का सूबेदार किसने बनाया था? तो औरंगजेब ने अपने पोता को बिहार का सूबेदार बनाया था। पार्लियामेंट सुधार अधिनियम के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो पार्लियामेंट सुधार 1909 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। यह बिल पारित होने के बाद उस समय जॉन मार्ले बिहार के गवर्नर जनरल बने, ये भी बिल्कुल मिंटो, उस समय मार्ले मिंटो जो था, उस समय मार्ले भारत के, मिंटो जो थे, देखिए मार्ले और मिंटो दो व्यक्ति थे। तो मार्ले तो ब्रिटेन में और मिंटो जो थे ये भारत में थे। तो मिंटो जो थे ये भारत में गवर्नर थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटित हुई निम्नलिखित घटनाओं में से कालानुक्रम। तो सबसे पहले देखिए, सबसे अच्छे तरीके से सजाना है तो हम लोग यहाँ आराम से सजा सकते हैं कि इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, ये सजाने के लिए हम लोग आसानी से सजा सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह आपको कब हुआ था? 1917 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में। खेरा 1918 में। असहयोग आंदोलन 2022 में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17, 18 ये 1917, उसके बाद अहमदाबाद 1918, खेरा आंदोलन 1918 और असहयोग आंदोलन 20 से 22 के बीच में चला था। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार हम लोग इसको सजा लिए। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन असेंबली कांड में शामिल थे? तो जो असेंबली में बम फेंका गया था वो भगत सिंह थे, और भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त, यानी कि दोनों व्यक्ति शामिल थे। तो यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाता है। ठीक है, अमुक्त माल्यदेय नामक महाकाव्य की रचना, ये तमिल व्याकरण के रूप में जाना जाता है। इसकी पुस्तक के लेखक कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते थे, और अष्टदिग्गज का संबंध 8 तेलुगु कवि से था। अष्ट प्रधान का संबंध शिवाजी के शासनकाल से था, जिनके 8 प्रशासनिक अधिकारी थे,
और अष्टदिग्गज जो कि 8 तेलुगु कवि थे, याद रखिएगा। आगे देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अर्काट के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अर्काट के द्वारा ये शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय सेनाओं के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया। तो 1857 के विद्रोह के बाद उनको दमन करने के लिए पील आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, भारतीय सेना को बनाने के लिए। दक्षिण अफ्रीका में लंबे प्रवास के बाद महात्मा गांधी कब लौटे। तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को लौटे और इसी लौटने के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ की रचना की। तो आदि ग्रंथ की जो रचना की ये गुरु अर्जुन देव के द्वारा की गई थी। ठीक है, अर्जुन देव और आदि ग्रंथ, याद रखिएगा, अ से अर्जुन और अ से आदि ग्रंथ। 97 निम्नलिखित में से किस नेता को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना। गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु माने थे, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी से कहा था कि गांधी आप 1 वर्ष तक छात्रों का जीवन व्यतीत करें, आँख खुली रखिए, कान बंद रखिए और आँख खुली रखिए, यानी कि कान से सुनिए लेकिन मुंह से बोलिएगा नहीं। आप जो सुनिए 1 वर्षों तक सुनिए और उसका मनन कीजिए और अगले वर्ष इन सब के बारे में सोच विचार के जवाब देना है। ये महात्मा गांधी उनको राजनीतिक गुरु मान लिए थे, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से आए थे, गोपाल कृष्ण गोखले उनको रिसीव करने के लिए गए थे और उसी समय इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मान लिए थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में पारित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेसनल पतन के लिए लड़खड़ा रही है और जब तक मैं भारत में हूँ मेरी एक सबसे बड़ी अभिलाषा है कि इसे शांतिपूर्ण विघटन में सहयोग करना। यह कथन किसका था। तो ये जो पूरी तरह से ये स्टेटमेंट दी गई थी, ये पूरा स्टेटमेंट लॉर्ड कर्जन का था, क्योंकि लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन किया था। यही कांग्रेस के पतन के बारे में, कांग्रेस के मतलब कि पतन के बारे में ये मतलब कि अपना बात कर रहा था, जो कि कांग्रेस आज तक चल रही है। ये उसी समय पतन के बारे में सोच रहा था। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। तो रॉलेट एक्ट काहे के लिए पारित किया गया था। तो सैंडिलर कमेटी के सिफारिश के आधार पर, यानी कि सोडिसल कमेटी की सिफारिश के आधार पर रॉलेट एक्ट पारित किया गया था 1919 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो सबसे पहला जो अधिवेशन आपको बम्बई में हुआ था, एओहिम के अध्यक्ष थे WC बनर्जी महासचिव, ये भी गलत है। एओहिम महासचिव थे और WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। 82 प्रतिनिधि भाग लिए थे, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी सही है, यानी कि इनमें से एक से अधिक हो सकता है। लॉर्ड डफरिन ये भी सही है, तो यानी कि 3 ऑप्शन इसमें से सही है और ऑप्शन नंबर बी गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो चार्ल्स मेडाकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मेडाकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। निम्नलिखित स्थानों पर किस स्थान पर नियंत्रण में लेने के लिए हो उपद्रव हुआ था। तो हो विद्रोह जो हुआ था ना, कि आपको झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। तो हो विद्रोह का संबंध सिंहभूम जिले में हुआ था। सिंहभूम जिले जो कि झारखंड में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। BD सावरकर हिंदुत्व, जवाहरलाल नेहरू अनहैप्पी इंडिया, महात्मा गांधी हिंद स्वराज, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा ए नेशन इन मेकिंग। तो ये सभी पुस्तक के द्वारा जवाहरलाल अनहैप्पी इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये पुस्तक नहीं लिखी गई है। ठीक है, BD सावरकर हिंदुत्व पुस्तक ये BD सावरकर की है, महात्मा गांधी हिंद स्वराज, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा ये अनहैप्पी इंडिया ये BR अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक।
आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता को ब्रिटिश संसद में पहली बार निर्वाचित किया गया? तो पहली बार ब्रिटिश संसद में निर्वाचित करने वाले व्यक्ति थे ये दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश पार्लियामेंट में निर्वाचित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक के रूप में हम लोग जानते हैं, ये आपको इनमें से कोई नहीं है। सोशलिस्ट पार्टी के रूप में हम लोग जानते हैं सोशलिस्ट पार्टी ये जेपी, जिनको हम लोग जयप्रकाश नारायण के रूप में जानते हैं, उनका संबंध सोशलिस्ट पार्टी से रहा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में उपनिषदों की फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो शाहजहाँ के शासनकाल में फारसी अनुवाद किया गया था उपनिषदों का। आपको बता दें कि शाहजहाँ का एक बेटा था दारा शिकोह, जो कि बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। ठीक है, फारसी भाषा में अनुवाद करके वो सब ले गया पढ़ने के लिए। 1940 के लाहौर अधिवेशन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो 1940 का जो लाहौर अधिवेशन था, इसका जो प्रस्ताव है, मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य की मांग की गई और 1940 में ही पाकिस्तान की मांग की बात उठ चुकी थी। तो लाहौर प्रस्ताव का उद्देश्य यही था कि मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य का गठन कर देना, क्योंकि 1940 में ही पाकिस्तान की मांग शुरू हो चुकी थी। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी इरविन समझौता का परिणाम नहीं है? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुई थी और गांधी इरविन समझौता का कौन सा परिणाम नहीं है? सबने अवज्ञा आंदोलन को वापस करना, ये उसकी परिणाम नहीं थी। कांग्रेस के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, और आपको बता दें कि ये ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा आरोपित समाप्त कर देना, ये भी नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ई डाल सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई स्पष्ट इसका आंसर नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामूगढ़ का युद्ध कब किसके बीच में लड़ा गया था? तो सामूगढ़ का जो युद्ध है अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। डायमेकस एक यूनानी राजदूत था जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। डायमेकस यूनानी राजदूत था जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार जिसका संबंध मौर्य साम्राज्य से, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन जो भारत आया था, इसी के बाद आपको संविधान के बारे में बात चलने लगी और क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 113। वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन पराजित हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस 1939 में 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे और 1939 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में वो मतलब कि खड़ा हुए थे पर। तो महात्मा गांधी का एक प्रतिनिधि थे पट्टाभी सीतारामैया, इनको ये हरा दिए थे और हराने के बाद इनको अच्छा नहीं लगा कि हम महात्मा गांधी के प्रतिनिधि को हम हरा दिए हैं, क्योंकि महात्मा गांधी का सुभाष चंद्र बोस सम्मान करते थे और इसी के कारण उन्होंने पद से हट गए और पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। सुभाष चंद्र बोस भी कुछ दिन तक रहे थे और उसी के बाद सुभाष चंद्र बोस 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। तो पट्टाभी सीतारामैया को वो पराजित किए थे जो कि महात्मा गांधी के प्रतिनिधि थे। होयसला राज्यवंश की राजधानी कहाँ थी? तो होयसला राज्यवंश की राजधानी ये द्वार समुद्र थे। आगे बढ़ते हैं। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का प्राचीन नाम अंगुत्री है? तो अंगुत्री बिहार के प्राचीन नाम है जो कि लखीसराय का जो नाम पुराना नाम है अंगुत्री है। ठीक है, अंगुत्री लखीसराय का पुराना नाम है। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत में आए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन में एबी अलेक्जेंडर, स्टुअर्ट क्रिप्स और विलियम बोर्ड, लॉर्ड बेबल जो ये आपको इसका सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर इसमें 3 व्यक्ति थे, स्टुअर्ट क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और स्टुअर्ट क्रिप्स। तो 2 व्यक्ति का नाम यहाँ पे मिल रहा है ऑप्शन नंबर, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। बीपीएससी में सबसे बड़ी खासियत यही है ऑप्शन नंबर ई। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किसे बिहार का नायब दीवान चुना गया था? तो बिहार का नायब और दीवान सीताब राय को चुना गया था जो कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा चुना गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 118। 1832-33 में भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण सिंह के द्वारा किया गया था।
19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी अनुक्रम का प्रावधान नहीं है? तो पारिस्थितिकी अनुक्रम का प्रावधान नहीं है ये स्थापन, न्यूटेशन, स्पर्धा और स्थिरीकरण, ये इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भगत सिंह को दिए गए मृत्युदंड के विरुद्ध में आवाज़ उठाई और लोगों को संगठित की? तो भगत सिंह को फांसी देने के बाद कुसुम कुमारी देवी ये एक महिला क्रांतिकारी थी जिन लोगों को एकत्रित की, और जब भगत सिंह को फांसी चढ़ाई गई उस समय भगत सिंह के मृत्युदंड के विरुद्ध में इन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया था। तो कुसुम कुमारी देवी ये क्रांतिकारी महिला जो कि बिहार से संबंधित है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक तुलसीराम को माना जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो ये लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा शुरू की गई थी। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा शुरू की गई 1912 में, जो कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। बुर्ज होम और गुफ कराल मुख्य रूप से किस काल से संबंधित है? तो बुर्ज होम और गुफ कराल ये गुफा घर था। इसका संबंध आपको बता दें कि नवपाषाण काल से संबंधित है, जो कि जम्मू कश्मीर में ही है। जम्मू कश्मीर में नवपाषाण कालीन गुफा मिला है। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौता हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। रानी विक्टोरिया के द्वारा कैंसर हिंद की उपाधि रानी विक्टोरिया के द्वारा केसर हिंद की उपाधि ग्रहण करने वाले वायसराय कौन थे? तो केसर हिंद की उपाधि किस गवर्नर को दिया गया था? तो लॉर्ड लिंटन को केसर हिंद की उपाधि दिया गया था। आपको बता दें कि केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को भी दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा था? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। मौर्य प्रशासन में महिषी था। तो मौर्य प्रशासन में महिषी का संबंध किससे है? तो महिषी मुख्य रानी को कहा जाता था। जो कि मुख्य रानी थी उसको महिषी कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नवपाषाण स्थलों में से कौन बिहार में स्थित है? तो बिहार में स्थित होने वाला नवपाषाण स्थल चिरांद। ये चिरांद कहाँ है? तो ये चिरांद छपरा जिला में पड़ता है। ठीक है, मेरा भी घर छपरा जिला में है। छपरा में ही पड़ता है चिरांद, गरखा साइड में पड़ता है चिरांद। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से किस स्थल में बिहार में है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बिहार में तो है ही नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। ठीक है, बिहार तक फैला ही नहीं था, उत्तर प्रदेश तक ही फैला था सिंधु घाटी सभ्यता। 1900 क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो असहयोग आंदोलन के विषय में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मुसलमान की बड़ी संख्या अब भाग लिया था, बिल्कुल भाग लिया था। 1920 से 22 तक चला था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान इसे निलंबित किया गया था। नहीं, इसको निलंबित करने के लिए चौरी चौरा जब कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, जलियांवाला बाग तो कांड इसके पहले हुआ था। ये असहयोग आंदोलन 20 से 22 में हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में इसका कोई प्रश्न नहीं बनता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका गलत आंसर होगा। गांधी जी निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से नहीं जुड़े थे? यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन और युगांतर, ये सभी पुस्तक गांधी जी के द्वारा, ये सभी जो समाचार पत्र है ये गांधी जी के द्वारा। युगांतर जो है पुस्तिका, ये समाचार पत्र गांधी जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है, युगांतर जो है ये आपको बता दें, ध्यान नहीं आ रही है अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, ये महात्मा गांधी की समाचार पत्रिका है। आ जाएगा याद युगांतर के बारे में, तो मैं आपको बता दूंगा। अमृतसर अधिवेशन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी कांग्रेस के नए संविधान के लेखक थे। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के साथ काम करने के लिए चुना गया था? तो महात्मा गांधी के साथ काम करने के लिए चुना गया था, इनमें से ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, किन्हीं को नहीं चुना गया था। ठीक है, राजधानी और महाजनपद में से किससे संबंधित है? तो बज्जी जो कि
अंग की राजधानी चंपा, चेदी की शक्तिमती, सूरसेन की मथुरा। तो ये जो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये सभी सही है। बज्जी वैशाली, अंग की राजधानी चंपा, चेदी शक्तिमती और सूरसेन जो कि मथुरा में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? तो बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं होने वाला जो राज्य है गांधार, जो कि गांधार की राजधानी तक्षशिला, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में चला गया, तो पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। तो इनका संबंध, इनमें से किसी का संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन से नहीं है। कर्पूर मंजरी की रचना किसने किया? कर्पूर मंजरी एक पुस्तक है जिसकी रचना राजशेखर के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अपने पारित होने के वर्ष के साथ ही सम्मिलित नहीं है? तो चार्टर एक्ट 1913, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909 और पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये 1784 के बीच में की गई थी पारित। पिट्स इंडिया एक्ट ये आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल से सही क्रम? तो वारेन हेस्टिंग्स, चार्ल्स मेटागॉफ, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग। तो आपको बता दें कि लॉर्ड से देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं लॉर्ड डलहौजी 1856 का लॉर्ड डॉक्ट्रिन ऑफ फिलिप्स के शुरू किया था, ये भी नहीं हो सकता है। वारेन हेस्टिंग और चार्ल्स मेटागॉफ चूँकि प्रेस की मुक्तिदाता 1856 और 1905 में ये लॉर्ड कैनिंग 1800 जो कि 1857 का विद्रोह होता है। लॉर्ड कैनिंग 1857 में आता है, उसके पहले 56 में आपको लॉर्ड डलहौजी आया, फिर प्रेस की मुक्तिदाता 1800 उसके पहले आया था और वारेन हेस्टिंग्स इसके पहले, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही इसका आंसर हो जाएगा। सैंडलर आयोग का गठन कौन किया था, कब किया गया था? तो सैंडलर आयोग का जो गठन है 1917 में की गई थी। ये शिक्षा से संबंधित आयोग था। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का नाम बख्तियार खान का मकबरा है? बिहार के किस जिले में बख्तियार खान का मकबरा है? तो कैमूर जिले में बख्तियार खान का मकबरा है। और 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पटना शहर का नाम अजीमाबाद रखा? तो अजीमाबाद जो रखने का काम है ये किया था अजीम उस शान, ठीक है। अजीमाबाद पटना का नाम था, उसका नाम अजीम उस शान रखा था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा कश्मीर के शासक यूसुफ शाह चक को बिहार से निर्वासित कर दिया था? तो यूसुफ शाह चक को बिहार से निर्वासित करने का काम अकबर के द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर संयंत्र से जुड़ा है? तो मुजफ्फरपुर संयंत्र से खुदीराम बोस जुड़े थे। खुदीराम बोस ही वो किंग्स फोर्ट पे बम फेंकने का काम किए थे, तो ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 2 व्यक्ति थे, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, तो ये दोनों व्यक्ति जुड़े थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त शुरू की गई थी? तो अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का जो काम है ये बंगाल के बीच में शुरू की गई थी, ठीक है। थॉमस मुनरो के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त शुरू की गई थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कविता को पहली बार किसने गाया था? तो सबसे पहली बार गाने का जो काम है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा गाया गया था। और राम प्रसाद बिस्मिल गाए ही तो इसको प्रसिद्धि मिली। और ये जो सरफरोशी की तमन्ना लिखा कोई दूसरा है, लेकिन जब राम प्रसाद बिस्मिल ने गाया था उस समय इसको प्रसिद्धि मिली और इसको बहुत सारे लोग जानने लगे। 145 निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कनौज के त्रिकोण का हिस्सा था? तो त्रिकोण का हिस्सा कौन नहीं था? तो राष्ट्रकूट, गुर्जर और पाल। ये पाल पूरी तरह से नहीं, सॉरी, ये आपको राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और चालुक्य, यानी कि चालुक्य वंश इससे संबंधित नहीं था। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये तीनों संघर्ष में शामिल हुआ था और ये चालुक्य वंश जो कि ये नहीं था, ठीक है। मोरक्को का यात्री इब्न तूता का भ्रमण, तो ये इब्न तूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम रेहला था। 147 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित सिख गुरु में से किसका जन्म बिहार में हुआ था? तो बिहार में गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, पटना साहिब में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1905 वाला जो अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा आपको किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना अपने वर्ष के साथ सही नहीं है? तो ब्रिटिश शासन का विस्तार 1757, बक्सर का युद्ध 1764, ये यानी कि ऑप्शन नंबर आपको बी इसमें सही हो सकता है, लेकिन बी भी गलत है। कांग्रेस का 28वां अधिवेशन 1910, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें ई होगा। 2 इसमें आंसर गलत हो जाती है। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764 और आपको 28वां अधिवेशन भी 1910 में नहीं हुआ था, ये दोनों आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर देखते हैं। लास्ट नंबर चेरो विद्रोह हुआ था, तो चेरो विद्रोह जो हुआ था ये सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में किया गया था। तो अभी हम लोग 150 प्रश्नों पर डिस्कशन कर लिया। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। कुछ अगर त्रुटि बीच में हुई होगी तो इस मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इसका पूरी तरह से आंसर भी मैं आपके लिए इंक्लूड कर दूँगा और ये PDF आपको टेलीग्राम पर मैं डाल दूँगा और टेलीग्राम से इस पूरी PDF को डाउनलोड करके इस आंसर को आप लोग देख लीजिएगा। मैं प्रयास किया हूँ कि इसमें कोई त्रुटि ना हो, लेकिन खुदा ना खास कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी। अगली वीडियो में जो भी त्रुटि हुई होगी उसको सुधार करने का प्रयास करूंगा। तो अब अगली वीडियो के लिए वेट करिएगा। अगला वीडियो हम आपके लिए ज्योग्राफी का 150 प्रश्नों की श्रृंखला दी गई है, 15 सेटों की श्रृंखला है। मैं प्रयास करूंगा कि 15वां सेट आपके लिए रोज़ एक सेट आपके लिए उपलब्ध करा दूँ। और आपको बता दूं कि सार संग्रह की भी सीरीज चल रही है, बिहार स्पेशल के लिए महेश कुमार बर्णवाल की सीरीज चल रही है। और मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।